Okay, so today we are going to start our next topic. First of all, we will solve some example. Let us see example number 6.5 of NCERT, which says that a woman pushes a trunk. Okay, a woman pushes a trunk. Now she is pushing a trunk on railway platform. Railway platform पर कोई एक ट्रंक है, हैवी ट्रंक है, उसको पुश कर रही है. Which is having a rough surface, जो कि जिसकी सरफेस जो है प्लेटफॉर्म की वो रफ है. शी अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. 100 न्यूटन का फोर्स हमें पता चल गया कि अप्लाई कर रही है ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. 10 मीटर की डिस्टेंस पर उसने वो अप्लाई किया है. देयर आफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड एंड हर अप्लाइड फोर्स रिड्यूसेस लीनियरली विद ए डिस्टेंस ऑफ 50 न्यूटन. अब वो थकने लगी 10 मीटर का फोर्स लगाने के बाद में, तो उसने क्या किया, वो अब उसका जो अप्लाइड फोर्स है वो हाफ हो गया, वो दैट इज 50 न्यूटन, अब 50 न्यूटन का हो गया. द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर. अब टोटल डिस्टेंस वो 20 मीटर का उसने ट्रेवल किया, यानी कि 10 मीटर तो पहले 100 न्यूटन के फोर्स से और बाकी का 10 मीटर जो है ट्रेवल किया वो उसने 50 न्यूटन के फोर्स से. प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन. अब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेज ओवर 20 मीटर. और जो 20 मीटर के डिस्टेंस पर इसने कितना वर्क डन किया है वो वर्क डन भी हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं. ओके, लेट अस सी. ये हमने एक एक्सिस ले ली. ओके, इसको तो डिलीट करिए नाउ. ओके, सो ये हमने एक एक्सिस ले लिया, ठीक है. अब इस एक्सिस के ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. यहाँ पर हम ले लेते हैं फोर्स एक्सिस, ये है फोर्स एक्सिस, और ये हमने ले ली डिस्प्लेसमेंट की एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है. अब इसने कहा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इसने एक चीज और दी है. उसने कहा कि सर फ्रिक्शनल फोर्स भी है, उसको मत भूलो. फ्रिक्शनल फोर्स है, उसको भी आपको याद रखना है. तो लेट अस से दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, हमने कह दिया ये है फ्रिक्शनल फोर्स का. अब फ्रिक्शनल फोर्स इसने कहा था ये सर 50 न्यूटन का है, तो मैंने इसको नेगेटिव डायरेक्शन बनाया है. ये सपोज करो ये 0 पॉइंट है या ओरिजिन है या ओ पॉइंट है, ठीक है. ये ओरिजिन ओ पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है ये 50 न्यूटन की है. तो इसी तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है ये +50 हो जाएगी, ये -50 न्यूटन है और ये +50 न्यूटन हो जाएगी, यानी कि प्लस डायरेक्शन में चला गया. और फिर दूसरा फोर्स इसने लगाया था 100 न्यूटन का, ये मैंने कहा ये है 100 न्यूटन. ओके, दिस इज प्लस ऑफ पॉजिटिव ऑफ 100 न्यूटन. क्लियर है यहाँ तक. अब देखो जो लैंग्वेज देखी इसकी क्या क्या बोली इसने. ओके, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ. ये हमने इसको पकड़कर छोटा कर दिया. ओके, थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है. अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले 100 न्यूटन के फोर्स से बॉक्स को डिस्प्लेस किया गया 10 मीटर तक. तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ ये है डिस्टेंस 10 मीटर की, ठीक है. यहाँ तक मैंने ये जो मार्क लगाया ये है 10 मीटर का मार्क, और इसी के जस्ट डबल में मैं ये मान लेता हूँ ये है 20 मीटर मार्क. ओके, सो अब देखो 10 मीटर मार्क है, इसको मैं डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए. और ये है 20 मीटर मार्क, इसको भी मैं डॉटेड लाइन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ठीक है. अब देखो 100 न्यूटन से 10 मीटर तक की डिस्टेंस तक 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट तक इसने कांस्टेंट फोर्स लगाया है. तो हम एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे, ये लग गया कांस्टेंट फोर्स 10 मीटर तक का. अब ये कह रहा है 10 मीटर के बाद में 100 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद में वो लेडी जो थी वो थक गई. थकने के बाद में अब क्या करा, अब इसका जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता गया. लेकिन कहाँ तक डिक्रीज हुआ, ये बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, ये डिक्रीज होके 50 न्यूटन तक कांस्टेंट हो गया. तो हम कहेंगे कि यहाँ से अब ये धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, लीनियरली डिक्रीज होता जा रहा है. ओके, थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, इसको वापस से डिक्रीज करते हैं. ये लीनियरली डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते 50 न्यूटन के फोर्स पर आकर ये रुक गया. और ये कहता है कि जब तक ये इसने टोटल 50 न्यूटन तक फोर्स लगाया, टोटल डिस्टेंस इसने कवर कर ली 20 मीटर की.
लेकिन साथ साथ में ये -50 क्या है, ये -50 शो कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स को। किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को। हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये डायरेक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने मोशन दे रखी है उस मोशन के ये अपोजिट होता है। तो ये -50 न्यूटन का जो फोर्स है ये हम लगा देते हैं यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज आवर रेड कलर। तो ये हमने कहा, ये इसको हमने मार्क किया है रेड कलर से, और ये भी जाएगा कहाँ तक, जहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, यानी कि 20 मीटर तक ये जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। तो ये टोटल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? हम टोटल वर्क डन निकालेंगे जितना भी ग्राफ हमें मिला है। देखो ग्राफ कौन कौन सा मिला है, एक ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है, ये 50 न्यूटन का फोर्स बेसिकली एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना। ये 50 न्यूटन का जो फोर्स है ये कांस्टेंट फोर्स है, तो इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर देता हूँ। ये आ गया, ओके, ठीक है। ये हमने एक 50 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया जो कि एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब इसके अंदर देखो, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन या एक्स एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट वाली जो लाइन है, इसके नीचे का जो एरिया वो तो नेगेटिव में जाएगा, इसके ऊपर का एरिया पॉजिटिव में जाएगा। इसीलिए तो हमने उसको प्लस माइनस में करके लिखा है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया होगा, ये जो शेडेड एरिया में मार्क कर रहा हूँ, ये एरिया नेगेटिव है, नेगेटिव एरिया। अब वर्क डन जब हमें कैलकुलेट करना है तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस पर जो प्लॉटेड ग्राफ होता है उसका जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन अंडर, वर्क डन ऑन ए ऑफ ए फोर्स डिस्प्लेसमेंट, एफ डी में लिख देता हूँ, एफ डी, एफ फोर्स हो गया, डी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व will be will be equal to the will be equal to the area will be equal to the area under the curve, area under the curve। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, एरिया कौन कौन सा बनेगा, इसको मार्किंग कर लेते हैं एरिया की। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं हम, ये है जी। क्लियर है, तो ये हमारे पास में एरियाज आ गए। अब देखो यहाँ पर इसको हम दो दो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एरिया निकालने के लिए। एक पार्ट तो ये हो गया ए बी जी ओ वाला, ये वाला जिसको मैंने ब्लू शेड से शेड किया हुआ है, ए बी जी ओ, ये वाला जो एरिया है ये रेक्टेंगुलर एरिया है। ठीक है, दूसरा बी सी डी जी, ये पैरेलल पाइप्ड हो गया, और तीसरा ओ एफ ई डी जिसको रेड कलर से मार्क किया गया है, ये शेड किया है, ये क्या है, ये हमारे पास में रेक्टेंगुलर
रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नेगेटिव 1000 जूल का है। और टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स बाय द लेडी, वर्क डन बाय द गर्ल, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 1000 प्लस 750, दैट इज 1750 जूल। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए हमने लास्ट लेक्चर में जो वर्क डन वेरिएबल फोर्स की जो काइनेटिक एनर्जी और वर्क थ्योरम थी उसको भी हमने कैलकुलेट किया था। तो अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एनर्जी स्टोर होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोजीशन है ये तो चेंज हो सकती है अलग अलग किसके रेस्पेक्ट में, कि हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो उसके हिसाब से उसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज ए रिलेटिव एनर्जी, इट इज ए रिलेटिव एनर्जी, ये एक रिलेटिव एनर्जी है। जैसे ही आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया इस टोटल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इट इज ए रिलेटिव एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट टेकन। जो भी आपने रेफरेंस लिया हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो किसी भी स्ट्रेच्ड बो के अंदर, बो यानी कि तीर धनुष जो होता है, उस स्ट्रेच्ड जब उसको एकदम स्ट्रेच कर दिया जाता है तो उस टाइम पे जब बो को छोड़ा जाता है ना तो वो तेजी से, एरो को छोड़ा जाता है तो उस टाइम पे वो तेजी से आगे मूव करता है। ये किस वजह से? क्योंकि जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो उस टाइम पे काफी अमाउंट ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन स्टोर्ड इन द बो ऑन, एंड व्हेन वी रिलीज द एरो all the energy is transferred into the arrow and it converts into the kinetic energy। ठीक है, इसी तरीके से एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉल विच इज हेल्ड एट ए हाइट, किसी हाइट पर किसी बॉल को रखा गया ग्राउंड से तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरीके से अगर हम किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो उस चार्ज के ऊपर भी कोई ना कोई वर्क डन होता है और उस वर्क डन के साथ साथ उसमें पर्टिकुलर एक पोजीशन तक मेंटेन करने के लिए उसको एक जो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या निकलेगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे पहले सपोज दैट वी हैव टेकन ए बॉल हियर, ये जो हाईलाइटेड बॉल है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ए पॉइंट पर बॉल को लिया हुआ था, लेकिन अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से उठाकर पॉइंट बी तक लेके गए जो कि एच हाइट पर प्लेस है। अगर हम कहते हैं कि भाई बॉल का जो मास है दैट इज एम, बॉल का मास जो है वो दैट इज एम, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, इट विल बी एम जी, एम जी इसका वेट हो जाएगा। और एम जी वेट होने के बावजूद इसको हम कहाँ तक लेके गए, एच हाइट तक इसको रेज करके लेके गए। ठीक है, एच हाइट तक लेकर गए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने बॉल के वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उठाया है कहाँ तक, एच हाइट तक। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर जब तक उसको कोई रेजिस्टेंस या कोई किसी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में अगर उसको काम ना करना पड़े वहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो इस चीज को याद रखना, यहाँ पर जो फोर्स फील्ड है, यहाँ का फोर्स फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में हम इसको लेकर जा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में जो फोर्स लगाना होगा वो हमें वेट के अगेंस्ट लगाना पड़ेगा, टोटल जितना वेट होगा उसके अगेंस्ट में हमें एक्ट करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इस बॉल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की हाइट तक रेज करने में ये वर्क डन हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टोटल हाइट। फोर्स इज एम जी जो कि इसका वेट है, एम जी इंटू एच जो कि इसकी हाइट है, यानी कि यही इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि सर W इज इक्वल टू एम जी एच, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, ये वर्क डन का काम करेगा जिसकी वजह से बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच गई। अब ये जो वर्क डन है ये होगा क्या, जब इसको बॉल को बी पॉइंट तक हम रखेंगे, बी पॉइंट तक पकड़ कर रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये जितना भी वर्क डन है ये सारा का सारा वर्क डन इस पॉइंट बी में बॉल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उस
पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। क्लियर है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ से दो चीज़ें हमें पता चल गई, डेफिनेशन एक